इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर इसका पहला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जनरल को देखते हैं। तापिंग का यहाँ पर शुक्रिया करता है कि तापिंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर हमें इस शहर से बचा लिया। मैंने सोचा था कि तुम इतनी कम उम्र में ही कॉन्फिडेंस लेवल को ब्रेक तो कर चुके होगे। तुम तो बिल्कुल एक जीनियस हो यार। तापिंग भी कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सच कहा। मेरी मास्टर भी ना हमेशा मुझे एक जीनियस ही कहा करती है, लेकिन वो क्यों कहती है मुझे पता ही नहीं चलता। इसलिए अब तो मैं भी सोच लिया कि हाँ मैं एक जीनियस ही होगा, तभी तो लोग मुझे जीनियस कहती है। तापिंग के ऐसा बहादुरी वाला काम करता हुआ देखकर प्रिंसेस जो होती है वो अपनी घोड़ा गाड़ी से बाहर निकल कर आती है और तापिंग का यहाँ पर तारीफ करने लग जाती है कि तापिंग तुम तो सच में बहुत कमाल की हो। तुम्हारे जैसे कम उम्र में इतना ज्यादा पावरफुल बंदा मैंने कभी भी नहीं देखा था। तापिंग जैसे ही प्रिंसेस को देखता है वो उसको देखता ही रह जाता है, क्योंकि प्रिंसेस थी ही उतनी ज्यादा सुंदर। उसकी आंखें नहीं हट रही थी प्रिंसेस के ऊपर से। प्रिंसेस यहाँ पर तापिंग का शुक्रिया अदा कर रही थी कि तापिंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई। ये तुम्हारा एहसान रहा मेरे पर। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हर तरफ से मदद करने की कोशिश करूंगी। तापिंग बस प्रिंसेस को देखकर एक खेरा था कि अरे यार ये प्रिंसेस तो नहीं लगती है, लगता है प्रिंसेस होगी ना तो इसके पास कल डिवीजन पावर नहीं होगी, क्योंकि सुंदरता के साथ साथ कल डिवीजन पावर भी रखना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। तो जूडी जो थी वो तापिंग से कहती है कि तुम्हारे लगता ही ना आंखें खराब हो गई है। हमारी जो प्रिंसेस है ना वो बहुत ज्यादा कल डिवीजन में हाई लेवल की है, उसी के साथ साथ वो इतनी सुंदर भी है, लेकिन क्या पता यही सुंदरता है जिसकी वजह उनको किसी की नजर लग गई और ऐसी बीमारी का वो शिकार हो गई है जिसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा। प्रिंसेस यह बात तापिंग से कहता है कि तापिंग तुम सच कह रही हो ना कि जो मेडिसिन किंग है वो मर गया, क्योंकि बड़ी उम्मीदों से मैं यहाँ पर आई, मुझे किसी भी करके मेडिसिन किंग चाहिए था। तापिंग कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा था कि मेडिसिन किंग मर चुका है, तो मेरे मास्टर कहा हुआ कभी भी झूठ नहीं हो सकता। मेरे मास्टर कभी झूठ नहीं कहती है। ऐसा सुनकर प्रिंसेस कहती है कि लगता है कि अब मेरी किस्मत ना ऐसी रहेगी, मुझे अपनी सारी जिंदगी हर रातों को थरपते हुए गुजरना पड़ेगा, क्योंकि कोई इलाज नहीं मेरी इस तकलीफ का। मुझे अब थारिका ढूंढना भी बंद कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई थारिका दुनिया में एग्जिस्ट करता होगा जो मेरी इस बीमारी को ठीक कर सके। प्रिंसेस जो थी वो तापिंग से कहती है कि छोड़ो ये सारी बातें, वैसे तुम मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम वैसे कहाँ जा रहे थे। जिस पर तापिंग कहते हैं कि मैं ना कैपिटल सिटी जा रहा था, वो पर मेरी एक सीनियर सिस्टर है, उसे मिलने जा रहा था। वैसे मैंने अपने सीनियर सिस्टर को आज से पहले कभी नहीं देखा है, बस मुझे मेरी मास्टर से पता चला कि मेरी कोई सीनियर सिस्टर भी है जो कि कैपिटल सिटी में रहती है, तो मैं उसी को ढूंढने के लिए जा रहा था। प्रिंसेस कहते हैं अरे वाह ये तो अच्छी बात है, अगर तुम कैपिटल सिटी जाओगे तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ, क्योंकि मैं भी कैपिटल सिटी जा रही हूँ। रास्ते में तुम्हें भी कंपनी मिल जाएगी और मुझे भी अकेलापन नहीं लगेगा। वैसे तुम्हारी सीनियर सिस्टर जो है उसका नाम क्या है, क्या तुम उसका नाम बता सकती हो? क्या पता मैं उनको जानती रही हूँ। कैपिटल सिटी में तो तापिंग उनको अपनी सीनियर सिस्टर का नाम बताती हुई कहता है कि मेरी जो सीनियर सिस्टर है उसका नाम है खिंगजाओ। ये सुनते ही जितने भी लोग वहाँ पर खड़े थे एकदम थंग रह जाती है, मानो कि खिंगजाओ नाम की जो कोई लड़की है कैपिटल सिटी के अंदर वो बहुत ज्यादा खतरनाक और बड़ी फेमस बंदी हो। तो तापिंग कहता है कि क्या हुआ आप लोगों को? मास्टर ने कहा था कि खिंगजाओ जो है ना वो बहुत ज्यादा फेमस लड़की है, मैं भी उसे कभी मिला तो नहीं, लेकिन आखिर उसका और मेरा रिश्ता क्या है मुझे इसके बारे में भी कोई खबर नहीं है। ऐसा लग रहा है ना कि जब तक मैं खिंगजाओ से मिलता नहीं तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि उसका और मेरा क्या रिश्ता है। तो इसी वजह ये सारे रिश्ते में क्लियर करने के लिए खिंगजाओ के पास जा रहा था। प्रिंसेस यहाँ पर उसको झूठ कहती है कि देखो मुझे नहीं पता कि खिंगजाओ कौन है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें जरूर कहती हूँ कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी कैपिटल सिटी में और हम दोनों मिलकर उस खिंगजाओ को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तुम बेफिक्र हो जाओ, खिंगजाओ तुम्हें मिल जाएगी। तापिंग कहता कि यार आप लोग तो कितने वाले लोग है, मैं खुश हो जाता क्योंकि सवारी का बंदोबस्त हो जाता तो बढ़िया होता। और देखो अब तो प्री में ही मेरे सवारी का बंदोबस्त कर दिया। थावे जैसे ही आधी रात होती है और करीब रात के 12 बजे का टाइम हुआ था कि थावी प्रिंसेस की जो बीमारी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। अचानक से उनका पूरा बदन जमने लग गया था, पूरी उनकी हालत खराब हो जाती है। तो जल्दी से जोरी उनको घोड़ा गाड़ी के अंदर ले जाने लगती है। तापिंग जनरल से पूछता है कि यार तुम्हारी जो प्रिंसेस है ना उनको क्या हुआ, ये किस तरह की बीमारी है? यार मैंने पहले इससे कभी भी ऐसा बीमारी नहीं देखी थी। जनरल भी परेशान थे कि यार मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसी बीमारी है, इसी का तो इलाज ढूंढने के लिए हम निकले हुए थे, लेकिन अब इलाज भी नहीं मिलेगा। हमारी प्रिंसेस बहुत ज्यादा
किस्मत वाली है, वरना किसी और को इतनी तकलीफ हर रात को होती ना तो पक्का वो अपनी खुरी जान ले लिया होता। लेकिन प्रिंसेस ऐसे नहीं करती, वो तकलीफ को बर्दाश्त करती है। तुम ये सारी बातें छोड़ो और जाओ और आराम से सो जाओ, क्योंकि कल हमें बहुत लंबे सफर पे निकलना है। वैसे भी एजोसिया आया था, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, क्या पता रात को वो फिर से हमला करने के लिए आ जाए। तो मैं रात में यहाँ पर निगरानी रखता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। इसलिए दापेंग जो था वो आराम से टेम्पल के अंदर जाकर सोने लगता है। उसको बड़ी अजीब सी बेचैनी हो रही थी, उनको नींद ही नहीं आ रही थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वो वापस से उठकर बैठ जाता है और अपनी खाली विजन इस तरह कर देता है कि चलो कम से कम बेचैनी तो खत्म हो जाएगी और खाली विजन में थोड़ा इम्प्रूव भी हो जाएगा। तो वो वही पर बैठकर अपना आराम से खाली विजन करना शुरू कर देता है। खाली विजन करते हुए उनके अंदर से काफी ज्यादा ओरा बाहर निकल रहा था। जो ओरा था वो आसपास पूरे इलाके में फैलने लगता है, जिससे आग वगैरह तक की भी जल गई थी। इतना स्ट्रॉन्ग वो ओरा था, जिसे वो ओरा धीरे धीरे करते हुए ओरा गाड़ी के अंदर आता है, जहाँ पर प्रिंसेस अपनी तकलीफ से गुजर रही थी। कि जिसे वो ओरा उसको थास हुआ था, उसकी तकलीफ हल्का हल्का कम होने लग जाती है। प्रिंसेस एकदम हैरान की आखिर ऐसा कैसे हुआ। एक खाका अजीब सा ओरा आ रहा है जो यहाँ पर मेरे तकलीफ को कम कर रहा है। बड़ी अजीब बात है ये। तो वो जोरी से कहती कि जरा बाहर जाकर देखो कि आखिर क्या हो रहा है, जिस वजह से ये ओरा यहाँ पर आ रहा है। तो जोरी जो थी वो बाहर जाकर चेक करती है कि असल में यहाँ क्या हो रहा है। तो जोरी जो थी वो बाहर जाकर चेक करते है कि असल में यहाँ क्या हो रहा है। तब उनको थोड़ी दूर दापेंग दिखाई देता है जो अपना खाली विजन कर रहा था, उसी का ओरा यहाँ पर आ रहा होता है। प्रिंसेस को एक कन्फर्म तो नहीं था कि वही ओरा से उसकी बीमारी ठीक हो रही है। तो वो एक बार जोरी से कहते है कि जरा दापेंग से कहो कि वो अपनी खाली विजन रोक दे। अगर उसकी खाली विजन रोकने से मेरे तकलीफ वापस से बढ़ जाती है ना, तो मतलब कि उसी के खाली विजन का ओरा जो था वो मेरी तकलीफ कम कर रहा था। तो जोरी यहाँ पर चिल्लाते हुए दापेंग से कहती है कि दापेंग रुक जाओ, रात को क्या खाली विजन कर रही हो, कल सुबह आराम से कर लेना, जाओ सो जाओ। इसलिए दापेंग खाली विजन रोकना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो रोक देता है। और उसने जैसे अपनी खाली विजन रोकी थी, प्रिंसेस की तकलीफ पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। प्रिंसेस को समझ आ चुका था कि नहीं, ये दापेंग की जो खाली विजन से निकल रहा ओरा था ना, वही ओरा था जो मेरे तकलीफ को कम कर रहा था। तो वो थोड़ी नी जोरी से की थी कि जल्दी से जाओ दापेंग को कहो कि वो अपने खाली विजन वापस से स्टार्ट करे और उसे ये भी कहना कि वो मेरे नजदीक आके खाली विजन करे ताकि ओरा मेरे अंदर आ सके। तो जोरी जल्दी से दापेंग से कहती है कि सुनो दापेंग, वापस से अपनी खाली विजन स्टार्ट कर दो, अब वहाँ नहीं यहाँ पर आकर खाली विजन करना। दापेंग कहती है क्या पागल लोग है यार, अभी तो बोलते है खाली विजन नहीं करना और अभी बोलते है खाली विजन करो, दिमाग खराब करके रखा है। वो से कहता कि देखो मैं बाला इंसान हूँ, लोगों की मदद भी करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जैसे मुझे चाहो वैसे न चलो। खाबी बोलते ये खारो, खाबी बोलते वो खारो, समझ नहीं आता कि क्या करूँ। इसलिए लेकिन फिर भी वो प्रिंसेस के लिए वहाँ पर बैठकर खाली विजन करने लग जाता है। पर जो ओरा अंदर आ रहा था वो काफी ज्यादा कम था। तो प्रिंसेस जो होती है वो जोरी से कहते है कि जाओ और दापेंग से कहो कि वो गोरा गाड़ी के अंदर आ और मेरे बाजू में बैठकर खाली विजन करो, तो उसका ज्यादा ओरा यहाँ तक आ जाएगा, तो मेरे तकलीफ कम हो जाएगी। प्रिंसेस की ये बात सुनकर जोरी भी हैरान रह जाती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अब ये क्या कह रही है, आपकी तो देखो शादी भी नहीं हुई है और एक गोरा गाड़ी के अंदर किसी अनजान इंसान के साथ आप नहीं रह सकते। लेकिन प्रिंसेस कहती है कि वो सारी चीजें बाहर में गई, मुझे मेरी तकलीफ इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तुम जाओ और कहो दापेंग से कि वो मेरे यहाँ पर आकर खाली विजन करे। तो जोरी यहाँ पर दापेंग से कहती है कि सुनो दापेंग, यहाँ पर प्रिंसेस तो तुम्हें अंदर बुला रही है, लेकिन अंदर जाने के बाद तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की या फिर एक बार भी नजर उठाकर प्रिंसेस को देखा तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, तुम्हारे आंखें निकल कर गुथिया खेलूंगी, समझ में आया क्या। दापेंग को थोड़ा शर्मा रहा था कि यार वैसे कैसे अंदर जाएगा, लेकिन फिर भी वो प्रिंसेस के लिए हमें बार देता है कि ठीक है मैं अंदर जाके खाली विजन करता हूँ। जोरी कह रही थी कि यार है ना मेरी बात की, तो मैंने क्या कहा था, एक बार भी नजर उठाकर मत देखना, मैं गोरा गाड़ी की बाहर ही खड़ी हूँ, एक भी आवाज सुनी तो मैं तुम्हें मारूंगी। इसकी बात दापेंग अंदर आता है, जहाँ पूरा माहौल एकदम ठंडा हो चुका था। प्रिंसेस की हालत एकदम ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो दापेंग से कह रही है कि दापेंग जल्दी से खाली विजन स्टार्ट करो। तो दापेंग वहाँ पर अपना खाली विजन शुरू कर देता है और जैसे उसकी खाली विजन से ओरा बाहर निकल रहा था, वो ओरा धीरे धीरे करते हुए पूरे कमरे को गर्म करने लगता है और जितनी भी प्रिंसेस की बॉडी जम रही थी वो धीरे धीरे करते हुए ठीक होने लग जाती है। प्रिंसेस सीधा आती है और दापेंग के पीछे ही आकर बैठ जाती है और उसे कहती अपनी खाली विजन की स्पीड बढ़ाओ और थोड़ा फास्ट यहाँ पर खाली विजन करो ताकि यहाँ पर मेरी तकलीफ जो हुई ना वो कम होने लग जाए। प्रिंसेस को इतना ज्यादा खरीब बैठा हुआ देखकर थोड़ा थोड़ा दापेंग भी यहाँ पर शर्माने लग जाता है कि यार यह थोड़ा सा अनकंफर्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर हिम्मत करते हुए खाली विजन कर रहा था। वो जितना पार्स और जितनी ताकत से अपनी खाली विजन कर रहा होता है, उतने ज्यादा जो प्रिंसेस की तकलीफ थी वो धीरे धीरे करते हुए कम होने लगती है। पूरी की पूरी
पूरा गाड़ी तापिंग की खाली बिचन और की वजह से बढ़ चुकी। तापिंग को समझ में नहीं आता कि ये किस तरह की बीमारी है। यार मेरे खाली बिचन के ओरा में ऐसा कौन सा असर है जिसकी वजह प्रिंसेस की ये बीमारी ठीक हो रही है। बड़ी मिस्टीरियस और काफी अजीब बात है। लेकिन चलो कोई भी बात क्यों ना हो, या मैं काम आ रहा हूँ प्रिंसेस के लिए और उसकी तकलीफ कम हो रही है, तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं किसी की मदद के लिए काम हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी की मदद करना। यह बार प्रिंसेस की तकलीफ कम हो रही थी, लेकिन अभी तक के पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। उसको अभी और ज्यादा ओरा की जरूरत थी ताकि वो पूरी तरीके से तकलीफ से आराम हासिल कर सके। प्रिंसेस जैसे यहाँ पर थोड़ा सा खड़ा होने की कोशिश करती है, वो वापस से गिर जाती है और उसकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ चुकी थी। तापिंग घबरा जाता है कि यार ये क्या हुआ, और इसी घबराने की वजह से उसने अपना खाली बिचन भी रोक दिया था। उसकी खाली बिचन रोकती ही और ज्यादा प्रिंसेस की तकलीफ बढ़ चुकी थी। तापिंग सोचता है कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि खाली बिचन से कोई फायदा होगा, मुझे कुछ और ही तरीका निकलना पड़ेगा इस तकलीफ को कम करने का। तो वो सीधा अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और डिसाइड करता है कि वो अपनी थोड़ी सी पावर सीधा का सीधा प्रिंसेस के अंदर ही डाल दूंगा, ताकि एक ही झटके में प्रिंसेस को जितना भी तकलीफ है वो खत्म हो जाए। तो तापिंग यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी पावर का थोड़ा सा जो ओरा होता है वो सीधा का सीधा प्रिंसेस के अंदर ही डाल देता है। जैसे ये काम हुआ था, प्रिंसेस एकदम हवा में फ्लोर करने लग जाती है। उसके अंदर से इतना ज्यादा ओरा बाहर निकल रहा था, जितना भी बीमारी वाला ओरा था वो कम होते जाता है और तापिंग का ओरा बढ़ते जाता है। ऐसा होती तापिंग का काफी ज्यादा ओरा घासित कर सीधा प्रिंसेस के अंदर ही जा चुका था, जिस वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। धमाके के बाद प्रिंसेस की हालत जो थी वो ठीक होने लग जाती है। लेकिन तापिंग ये देखकर हैरान था कि यार इतनी सी देर में मेरा काफी ज्यादा ओरा खत्म हो गया। मैं तो इतना ज्यादा ओरा नहीं डालना चाह रहा था, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा ओरा इसके अंदर गया है। लेकिन चलो मुझे खुशी है कि कैसे भी करके यहाँ पर प्रिंसेस की तकलीफ तो कम हुई। इससे वो दोनों ही यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन ये लोग खुश हो रहे थे और खुश बातें की, तभी उनको ऐसा लगता है कि गोरा गाड़ी की बार कोई आ चुका है। जो भी आया है वो बड़े गुस्से में आया है ताकि हर चीज को तबाह कर सके। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो होगा कौन, तो यहाँ पर इतना गुस्से में आ रहा है। लेकिन वो इंसान कौन था ये अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाती ही ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये लॉन्ग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और अपनी दांगुआ देखने वाला दोस्त को भी ये वीडियो शेयर कर देना, और आप लोग वीडियो को कैसा लगे कमेंट भी जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।